गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स समझ आ रही है सबको? जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ ए लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम क्या मतलब, जैसे कि लैंग्वेज में क्या मतलब होता है लैंग्वेज का? अगर एक पर्सन है, दूसरा दो पर्सन्स है, हम ये पर्सन क्या कहना चाह रहा है हमें कैसे पता चलता है? उसकी लैंग्वेज के थ्रू ही ना, लैंग्वेज होगी तभी। वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है जिसमें हमें क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। कोई थ्योरम दी हुई है, कुछ भी एग्जांपल, तो देख पाते हैं कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, वो थ्योरम क्या कहना चाहती है हमें। अभी हमारे ऊपर होता है कि हम वही मैसेज कन्वे कर पाते हैं या नहीं जो वहाँ पे उस थ्योरम वो हमें कहना चाह रही है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये फंक्शन सबने पढ़ा है ना? क्या होता है इसमें? ऐसे ही डिफाइन होता है ये फंक्शन, x when x strictly greater than 0 and minus x when x strictly less than 0। मीन्स अगर x की पॉजिटिव वैल्यू है तब तो हमें वही x ही मिलेगा, और अगर x नेगेटिव है तब माइनस ऑफ x। जैसे कि अगर x नेगेटिव हुआ, मान ले माइनस से हुआ, तो माइनस एक आगे था, एक माइनस कितना आया? a ही आया, और a तो हमारा पॉजिटिव था और x भी हमारा पॉजिटिव। जैसे कि अगर -1 पुट करें तो 1, -2 तो 2, पॉजिटिव टर्म ही आती है हमारी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ एक्स। अब जैसे कि डायरेक्ट हमें समझना चाहें तो हम ये देखते हैं डेफिनेशन, बट अगर हम प्रॉपर इसका मीन समझना चाहें तो स्टे पॉजिटिव। ये आप लोगों ने सुना होगा सब बहुत बार, स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव मत सुनो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अब हमारी मैथमेटिक्स ही हमें ये सिखा रही है, जो ये मैथमेटिक्स थी ये हमें ये मैसेज कन्वे कर रही है, और हम वो है कि समझ नहीं पाते जैसे कि कई बार। अब यहाँ क्या मतलब हुआ? मोड ऑफ एक्स, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहेगा हमें। इसके अंदर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो वही तो हमें सीखना है कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए हमेशा, नेगेटिव चीज़ों को दूर। जैसे कि कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, हमारे खुद के माइंड में आ जाता है मेरे से नहीं होगा, मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं नहीं करता, मेरे को मैथ नहीं पढ़नी, कई बार सोच लेते हैं। बट नहीं, हमें स्टे पॉजिटिव रहना है, हमें समझना है। देखो इतना सा फंक्शन हमें इतना सिखा रहा है, इतना कुछ, स्टे पॉजिटिव। अब हमारा सीखने का नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया। मतलब मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, हमें समझना होता है उस लैंग्वेज को कि वो हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एच के इज इक्वल टू के एच। एच और के क्या थे? कॉम्प्लेक्स थे। किसके? किसी ग्रुप जी के। तब हमने देखा था अगर एच के इज इक्वल टू के एच है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये थोड़ी है कि एच के इज इक्वल टू के एच फॉर ऑल ऑफ एच के बिलोंग्स टू जी, मतलब एच कैपिटल एच में से, के जी में, के कैपिटल के में से। ये मतलब थोड़ी है इसका कि सभी एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं इनके। इसका मतलब हमने क्या देखा था कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, एंड इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है। एच के सबसेट ऑफ के एच एंड के एच सबसेट ऑफ एच के। ये मतलब, अब ये मतलब नहीं होता। अब हमें समझना होता है कि एच के इज इक्वल टू के एच का मतलब है क्या, कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, का मतलब, उसका मतलब है क्या, वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि इसका हर एलिमेंट आपस में बिलोंग करता है एक दूसरे में। ये नहीं है कि आपस में एलिमेंट भी कम्यूट करते हैं। ओके, सो हमें वही देखना है हर चीज़ को। अगर जितना ज़्यादा हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उतनी ही हमें चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में क्या देखा था, हमने सब ग्रुप पढ़ रहे थे हम, सेकंड चैप्टर यही पढ़ा था हमने। अब इसमें हमने देखा था जैसे कि सब ग्रुप क्या होता है, अगर क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन से? जी के ऑपरेशन के लिए ही, एंड ग्रुप जी के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे। मीन्स जो हमारा सब ग्रुप एच था, अभी तक तो सबसेट ही है, अगर वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज, कौन से ऑपरेशन? जी के ऑपरेशन स्टार के लिए ही,
क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, तब हम कहते हैं सब ग्रुप। फिर उसके बाद हमने थ्योरम की थी कि आइडेंटिटी सेम होती है, इनवर्स सेम, ऑर्डर भी सेम एच और जी में किसी एलिमेंट का। तो इससे हमने देखा था एसोसिएटिव तो डायरेक्ट ही होगा क्योंकि जो एलिमेंट जी के हैं वो एच में भी होंगे। सो अब हमने देखा था सब ग्रुप के लिए हमें 3 चीज़ दिखानी है, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स। सबसे पहले ये देखा, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे गए हमने क्या देखा, हमने एक थ्योरम देखी थी कि अगर 2 एलिमेंट एच में है और हम दिखा दें ए बी इनवर्स भी एच में है, एच क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, तब भी हमारा काम हो गया। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच था वो सब ग्रुप होगा। अब हमें बाकी सभी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्योंकि हमने ये थ्योरम ही उस डेफिनेशंस का प्रूफ करके ही निकाली है। इस थ्योरम ने हमने दिखा दी बाकी चीज़ें। अब हम अकेले ये चीज़ दिखाने पर भी हमें एच सब ग्रुप हो जाएगा, और अगर सब ग्रुप था तब तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। डन। फिर सब ग्रुप के लिए हमने एक और क्या देखा था कि अगर एच इनवर्स एच के इक्वल होगा तब भी वो हमारा सब ग्रुप होगा। इसी थ्योरम से हमने देखा था, या एच इनवर्स हमारा सबसेट हो गया तब भी हम कहेंगे कि वो हमारा सब ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी ना, अगर सब ग्रुप है तो ये होगा और ये होने पर ही सब ग्रुप हो गया। अब तक हमें ये पता चला है सब ग्रुप के लिए। जैसे कि आपको सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों बताई जाती है, ताकि समझ आ सके कि चीज़ों में कनेक्शन क्या क्या है, रिलेट कर सके हम चीज़ों को। हमें रटनी थोड़ी है, अगर हम रटने लगेंगे तो कब तक याद रखेंगे, हम भूल ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर हम सभी को आपस में रिलेट करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा, उनमें हम समझ पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी, या नेक्स्ट थ्योरम सब ग्रुप के लिए ही। देखो जैसे इस थ्योरम में क्या था, एक कोई भी एच नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए या नॉन एम्प्टी सबसेट जी का। अब यहाँ हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, परिमित, अपरिमित का तो कोई केस नहीं किया था ना, कोई भी सेट हो सकता है। अगर ये कंडीशन हुई तब हम कह देंगे सब ग्रुप हैं। बट जो अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है ना, उसमें हम फाइनाइट के लिए कर रहे हैं। हमारा जो सबसेट होना चाहिए वो अगर फाइनाइट होगा तभी हम कहेंगे। ये तो मैं ये कर दूँ ना, साफ कर दूँ, समझ आ गया सबको? स्टे पॉजिटिव मीन्स मैथ के हर से चीज़ से हम कुछ ना कुछ मतलब निकाल सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड भी। ओके, तो जैसे कि हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहती है हमें, किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त या नॉन एम्प्टी अरिक्त परिमित उपसमुच्चय फाइनाइट होना चाहिए। अरिक्त परिमित उपसमुच्चय होगा यदि या इफ एंड ओनली इफ अगर 2 एलिमेंट ए एच में है एंड बी भी एच में है तो हमारा ए बी भी एच में आना पड़ेगा। तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सब ग्रुप। क्या कह रही है थ्योरम, कोई भी हमारा ग्रुप था उसमें अगर कोई भी नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट परिमित सबसेट लें एच, वो सब ग्रुप होगा। परिमित उपसमुच्चय एच एक सब ग्रुप होगा। या दीदी ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है ना, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। और वैसे अगर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, मिस्टेक्स इज ए वे डेट वी आर ट्राइंग। मिस्टेक्स का मतलब यही है कि हम सीख रहे हैं, हम ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। वही आप ट्राई करो, गलतियाँ होती तो कोई बात नहीं, उनसे भी हम कुछ सीख लेंगे।
अब हमें देखना है, देखो अब ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है ना, दो एलिमेंट लिए उनका ए बी एच में होना चाहिए। यदि दी अगर ये प्रॉपर्टी हुई तब हम कह देंगे कि हमारा एच एक सब ग्रुप है। डन। बट ये कब होगा, ये प्रॉपर्टी हुई एच सब ग्रुप कब, अगर एच एक फाइनाइट है सबसेट, तभी हम कह पाएंगे ये प्रॉपर्टी होने पर कि वो हमारा एक सब ग्रुप है। इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं कह सकते हम। इनफाइनाइट सेट के लिए इसके अलावा और कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ इतनी कंडीशन से नहीं कह पाएंगे। ओके, अब हम फाइनाइट सेट के लिए देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, फाइनाइट के लिए मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, कम से कम फाइनाइट के लिए तो इजी हो रहा है ना एक स्टेप से ही। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ निकालते हैं, तो H सब ग्रुप मान लिया, H एक सब ग्रुप है। माना H एक सब ग्रुप होगा या है मान लो, और कौन सा सब ग्रुप, सब ग्रुप होने से नहीं, अभी हम परिमित ले रहे हैं ना, तो परिमित के लिए ही काम करेंगे सभी। हम लेंगे माना H एक फाइनाइट सब ग्रुप है या परिमित सब ग्रुप है। डन। अब हमें देखना है अगर सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप के लिए क्लोज प्रॉपर्टी तो होती है, वही जी के ऑपरेशन के लिए तब H जी की संक्रिया के लिए जी की संक्रिया के लिए क्लोज्ड होगा या समवर्त होगा। क्योंकि सब ग्रुप है तो क्लोज प्रॉपर्टी तो होगी ही, डेफिनेशन ही हमारी यही होती है। अब अगर हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए H में से, अब क्लोज्ड है तो क्या ए बी भी हमारा H में नहीं आएगा, ए बी भी H में, यही तो हमें प्रूफ करना था। ए और बी H में है तो ए बी भी H में, सो ये हमारा इधर चल रहे हैं ना, वो वाला थी यहाँ पर, तो हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। डन। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली या विलोमत, ये निकालना है अब हमें कन्वर्स पार्ट। अब हमें दिया हुआ है ये, इसमें क्या क्या सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। माना ए एंड बी H में है तो हमें दिया हुआ है ए बी भी H में, तो हमें शो करना है देन टू प्रूफ या शो करना है कि H एक जो फाइनाइट सबसेट था, फाइनाइट सबसेट H एक सब ग्रुप है। यही दिखाना है हमें। डन। तो देखो अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए H में है, ए H में है तो दो एलिमेंट है तो ए बी भी H में। अब हमने बी की जगह ए ही ले लिया, सेम एलिमेंट ले सकते हैं, मतलब ए H में, या ऐसे लिख लो, वापिस लिख लो ए बिलोंग्स टू H। अब दोनों का प्रोडक्ट क्लोजर भी H में, मतलब ए डॉट ए कितना हुआ, ए स्क्वायर भी H में हुआ। डन। अब अगर ए H में था, दूसरा लिया हमने ए स्क्वायर, अब हमें ए स्क्वायर भी तो H में मिल गया ना। इसी प्रॉपर्टी से ए डॉट ए स्क्वायर कितना हुआ, ए क्यूब भी H में हो गया बाय गिवन प्रॉपर्टी या दिए गए प्रगुण से। ये चीज़ हो गई। अब आगे और कंटिन्यू करना चाहें तो अब ए की 4 भी H में होगा आगे ऐसे, इसका मतलब ए की पावर मिलती जाएगी हमें।
जैसे कि a की 4 तक, वैसे ही a की पावर n-1 ये भी h में मिलेगा। अब a की पावर n-1 और a है h में, तो a की पावर n भी h में हो गया। देन अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है n की वैल्यू 5 हुई तो 5 में से 1, a4 तो h में है ही क्योंकि a क्यूब और a की 4, a की वैल्यू अगर n की वैल्यू हुई 100 तो a रेज़ टू पावर n-1 99, तो 99 भी तो होगा क्योंकि अगर यही प्रोसेस करते रहे हम a क्यूब को a के साथ, a की 4, फिर a की 4 डॉट a की 5, ऐसे चलते चलते हम a की कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे ना। मतलब a की पावर n भी हमारा किस में आ गया, h में। इस प्रकार हम देखेंगे कि a की पावर n भी h में आ गया, सो a स्क्वायर ऐसे चलते जाएंगे। अब a की पावर n पे एंड थोड़ी होएगा, अब a की पावर n और a भी है तो a की पावर n+1 आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। सभी एलिमेंट किस में होंगे, h में ही सभी। मतलब यहाँ तो क्या इनफाइनाइट एलिमेंट मिल गया ना हमें, इनफाइनाइट अपरिमित, बट हमारा h तो क्या था, परिमित सेट ही। h तो हम लेके चल रहे थे परिमित सेट, a भी h में है एंड h फाइनाइट है, फाइनाइट परिमित। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट इनके इक्वल होने पड़ेंगे जैसे जैसे हम आगे निकाल रहे हैं। मान लो हमें a स्क्वायर h है, h के अंदर 3 ही एलिमेंट है माना, ऑड ऑफ h है हमारा 3, फाइनाइट सेट। तो अब a स्क्वायर a क्यूब, a की 4 a की 5, अब ये वाले एलिमेंट किस इन तीनों में से किसी एक के इक्वल होगा ना, आगे वाले एलिमेंट इनमें से किसी के इक्वल ही होते जाएंगे अगर फाइनाइट सेट है तो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है, मिल रही है हमारे पास ये एलिमेंट, बट ये इक्वल भी हो जाएंगे, ये तब भी तो h में ही होंगे ना ये। देखिए अगर a की 4 है a स्क्वायर के इक्वल, हम कह रहे हैं a की 4 h में है, तो अब a की 4 a स्क्वायर में हो गया, तब भी तो ये h में ही आएगा ना। ओके, तो अब हमें पता चलेगा यहाँ से ये सभी h के अवयव है, मतलब बिलोंग्स टू h, परंतु h तो हमारा फाइनाइट है या परिमित है। अतः a के कुछ घातें समान अवयव व्यक्त करेगी। a की कुछ पावर समान अवयव व्यक्त करेगी। यही होगा। अभी हम देख के आए हैं कुछ पावर थी जो इक्वल एलिमेंट ही होंगे, वही एलिमेंट ही होगा। तो जैसे कि मान लिया हमें पता नहीं है कि कौन सी पावर इक्वल होंगी, तो हमने जनरल मान लिया a रेज़ टू पावर i इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर j, मीन्स जो आगे वाली पावर थी वो छोटी वाली पावर के इक्वल है, जैसे कि i स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन j। कि जैसे हमने a4 और a स्क्वायर देखा था, 4 तो 2 से बड़ा ही था ना, आगे वाली पावर इनमें से किसी के इक्वल। अब हम दोनों तरफ a की पावर -j से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इनवर्स j से। दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। ये कितना आया, बेस सेम, तो पावर ऐड मतलब नेगेटिव साइन है i - j। अब यहाँ पर भी a रेज़ टू पावर j - j, अब j में से j तो a रेज़ टू पावर 0, किसी की पावर 0 आइडेंटिटी, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी। मतलब हमें क्या मिला यहाँ पर, a की पावर i - j इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
यही मिला। अब देखो I क्या था, J से बड़ा, तो ये कोई भी नेचुरल नंबर ही होगा। I माइनस J को हमने नाम दे दिया R, कोई भी नंबर, क्योंकि पावर कर रही हैं हम, ये नेचुरल पावर ही कर रहे हैं। 1 2 3 बढ़ती जा रही है ना पावर, नेचुरल नंबर में से थे। और अब I J से बड़ा है तो ये नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब a रेज़ टू पावर r कितना हुआ हमारे पास, आइडेंटिटी। मतलब a की कोई पावर करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। हमारा a एलिमेंट था h में, उसकी कोई पावर करने पर आइडेंटिटी। अब हम देख रहे थे a की जो पावर होगी ना, ये पावर आगे पावर करते जाएंगे, वो किस में आ रही है, h में ही। इसका मतलब जो a की पावर r थी वो भी h में आएगी, बट a की पावर r क्या था, आइडेंटिटी, तो हमारा ये भी किस में आएगा, h में ही। अब हमें क्या, जैसे कि हमें देखना है, ये चीज़ दी हुई है, हमें दिखाना है सब ग्रुप। जो फाइनाइट सबसेट था h, वो एक सब ग्रुप दिखाना है। अब सब ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर, आइडेंटिटी, इन्वर्स दिखाना है। अब क्लोजर तो ये खुद ही है प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट है ए बी भी एच में, क्लोजर। अब आइडेंटिटी और इन्वर्स दिखाना था। आइडेंटिटी हमने दिखा दी, ए की कोई पावर करने पर एच में आएगा, और आइडेंटिटी है वो, मतलब किसी पावर पर आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी एच में हो गई। अब देखो, अगर देखो ए की पावर आर अगर एच में आ रहा है तो उससे एक कम पावर, ए की 5 अगर एच में था तो उससे एक कम पावर ए की 4 भी तो था ना एच में। ए की 4 को ए से मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमें ए की पावर 5 मिला था, ए की 4 था। अब अगर ए की पावर आर एच में है, इसका मतलब ए की पावर आर माइनस 1 किस में होगा, ये भी एच में होगा। अगर ए की पावर आर एच में है, इसका मतलब ए की पावर आर माइनस 1 भी एच में हुआ। जैसे यहाँ पर 5 था तो ए की पावर 4 भी होगा। अब देखो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अलग अलग कर सकते हैं, बट ए की पावर आर तो क्या था, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी डॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एच में बिलोंग करती है, आइडेंटिटी एच में एग्जिस्ट करती है। डन। अब आइडेंटिटी डॉट ए इनवर्स, किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिलता है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ए हमारा एच में था, उसका इन्वर्स भी आ गया एच में, इसका मतलब प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारा ए था वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ना, स्वेच्छ रूप से लिया था, कोई भी हो सकता है। अब कोई भी एलिमेंट होगा, उसका इन्वर्स भी हमारा एच में आ गया, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी विद्यमान है, इसलिए एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। सही है। अब ये सब ग्रुप हो गया, क्योंकि क्लोजर आ गया, आइडेंटिटी आ गई, इन्वर्स आ गया, तो क्लोजर वो सब ग्रुप भी हो गया। मतलब हमारी सिर्फ ये प्रॉपर्टी होने से हमारा एच सब ग्रुप हो गया। लेकिन कब, अगर हमारा एच था एक फाइनाइट सेट। अगर देखो फाइनाइट सेट ना होता तो आगे वाले एलिमेंट इनके इक्वल नहीं आ पाते ना। फाइनाइट सेट था, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट थे यहाँ पे, तभी तो आगे वाले एलिमेंट इसके इक्वल आए थे।
तभी तो हम ये चीज़ कर पाए, आइडेंटिटी मिली हमें। तब आइडेंटिटी भी नहीं मिलती तो हम ये भी नहीं कर पाते, फिर इन्वर्स भी नहीं मिलता। मतलब फाइनाइट के केस में ही ये चीज़ ट्रू है। अब हमें पता चल गया अगर हमारा कोई भी फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी के लिए तो हम बात ही नहीं करते वैसे भी सब ग्रुप की, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब क्लोज प्रॉपर्टी, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सब ग्रुप भी होगा। ओके, समझ आ गई ना सबको ये थ्योरम? मतलब अगर एक एलिमेंट है ए, उसको उसी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा, फिर ए क्यूब भी आएगा, मतलब ए की पावर आगे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, आते जाएंगे। बट हमारा एच तो था, वो तो फाइनाइट सेट था, इसका मतलब कुछ पावर इक्वल होनी पड़ेगी। तो हमने जनरल मान लिया ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे। अब उसको मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स जे से, तो हमें मिला ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए की कोई भी पावर करेंगे हमें एच में मिल रहा था, तो ए की पावर आर भी एच में, मतलब आइडेंटिटी हो गई हमारे एच के अंदर। डन। तो हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट थर्ड थ्योरम। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट क्लोजर ही है, अगर एडिटिव ग्रुप होगा तब ए प्लस भी एच में बिलोंग कर देगा। डन जी। लास्ट थ्योरम में ए भी इन्वर्स था, तब ए माइनस बी था एडिटिव ग्रुप होने पर, बट यहाँ तो ए प्लस बी है, क्योंकि इन्वर्स की तो बात ही नहीं करें यहाँ पर। तो हो गया ये हमारा थर्ड थ्योरम। अब देखो इसी से हम एक कोरोलरी निकाल सकते हैं ना, जैसे लास्ट सेकंड थ्योरम से हमने एक कोरोलरी मिली थी, तो यहाँ से भी एक कोरोलरी मिल जाएगी। क्या? कि किसी ग्रुप जी का कोई नॉन एम्प्टी या अरिक्त, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H एक सब ग्रुप होगा। कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट लिया, H सब ग्रुप होगा यदि दी या इफ एंड ओनली इफ H इज इक्वल टू H। जैसे कि हमने लास्ट में भी तो किया था, लास्ट थ्योरम में हमने किया था H इनवर्स इज इक्वल टू H, यहाँ है H। जैसे कि अगर फाइनाइट सबसेट है कोई H, वो सब ग्रुप होगा, तो हम कहेंगे कि H इज इक्वल टू H होगा। कैसे? देखो अगर सब ग्रुप है फाइनाइट सबसेट, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ए बी H में बिलोंग करेगा। डन। अब देखो हमें दिखाना है ये, इसका मतलब वही H सबसेट ऑफ H एंड H सबसेट ऑफ H दिखाना है। अब इसका एक एलिमेंट H के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे ना, ए बिलोंग्स टू H एंड बी भी H में। मतलब अगर ए बी आ रहा है H के अंदर, और हमने दिखा दिया कि अगर ए और बी H में थे तो ए भी H में होगा, इसका मतलब H हो गया हमारा सबसेट ऑफ H। और यहाँ से ये चीज़ तो डायरेक्ट ही देखी थी हमने, ए अगर H में लिया, ए को लिख सकते हैं ए ई। अब ए ई किस में हुआ? H में, क्योंकि इस टाइप बी की जगह आइडेंटिटी हो गया तो ए ही हो गया। मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, इसका मतलब H हमारा क्या होगा? H के इक्वल। अगर सब ग्रुप था तो ये होगा। अब जैसे कि अगर ये चीज़ हो रही है तो वो हमारा सब ग्रुप भी होगा, वही प्रॉपर्टी, ये इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब कोई अगर एलिमेंट ले रहे हैं हम तो ए बी भी H में आएगा। मतलब अगर एक एलिमेंट इसके अंदर है
वो एलिमेंट H के अंदर भी तो होगा। HH हमारा अगर ये था, A भी हमारा HH के अंदर है, तो A भी हमारा H के अंदर भी होगा। अगर H के अंदर हो गया तो अब तो हमने ऊपर थ्योरम करी है ये वाला प्रॉपर्टी, इससे हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी कोरोलरी हो गई। मतलब अगर H इज इक्वल टू H हो जाए तब भी हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सब ग्रुप होगा। ओके, ये रफली प्रूफ उतारना चाहो तो उतार लो। ओके, अब हम आगे देखते हैं, जैसे ये नोट। अब देखो यहाँ हम सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट सेट होगा ना तब जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होने भर से हम कह दें कि वो हमारा सब ग्रुप होगा। अब क्यों माने हम, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। उपरोक्त जो थ्योरम थी, उपरोक्त प्रमेय इनफाइनाइट सेट के केस में जरूरी नहीं है, या अपरिमित समुच्चय H। H के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन होती ना, ये होने भर से हम वो कह देते हैं। डन। तो इसके लिए एग्जांपल, अगर हमने लिया ए ग्रुप लिया हमने, Z प्लस ग्रुप होता है। अब इसका हमने कोई सबसेट लेना इनफाइनाइट, हमने ले लिया N, Z का सबसेट होता है ना। अब अगर N प्लस के लिए लें, N प्लस के लिए हमें देखना है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर एक एलिमेंट, हमने दो एलिमेंट N में से लिए, उनका सम करने पर भी तो N नेचुरल नंबर में से ही आएगा, नेचुरल नंबर में से आता है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, बट जो हमारा N प्लस था वो सब ग्रुप नहीं है, इज नॉट ए सब ग्रुप। क्यों नहीं था ये सब ग्रुप, याद है ना, क्यों नहीं था? क्योंकि इसके आइडेंटिटी नहीं थी, इन्वर्स भी नहीं था खैर, बट आइडेंटिटी भी नहीं थी। आइडेंटिटी क्या होती है प्लस ऑपरेशन के लिए? 0। अब 0 क्या है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू N, इसलिए ये हमारा सब ग्रुप नहीं होगा। मतलब ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमने देख लिया काउंटर एग्जाम्पल कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और इनफाइनाइट सेट है, बट सब ग्रुप नहीं है। ओके, अगर आप और एग्जाम्पल देखना चाहो तो हम और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। डन। जैसे कि अगर हम देखें G इज इक्वल टू 2 raised to power n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिया, इस टाइप के एलिमेंट है G के अंदर, ये हमारा ग्रुप है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी 1, 2 की पावर 0 1, और इनवर्स n हमारा इंटीजर ले रहे हैं, 2 है, 1/2 भी तो होगा, 2 इनवर्स लिखते हैं उसको हम। अब हमने लिया अगर H 1 2 2 स्क्वायर, इस टाइप के, मतलब n की नेगेटिव पावर नहीं ले रही, सिर्फ पॉजिटिव पावर। अब एक एलिमेंट लिया हमने, उसको क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, उसी के अंदर आएगी, जैसे कि 2 की पावर m, इसके अंदर एक एलिमेंट, दूसरा लिया 2 की पावर n, तो क्लोजर प्रॉपर्टी m प्लस n इसी के अंदर आएगा, बट इन्वर्स नहीं है, 2 इसके अंदर है, 2 का इन्वर्स 1/2, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, गुणा ऑपरेशन के लिए 1/2 होता है, बट 1/2 तो इसके अंदर है ही नहीं, H के अंदर 1/2 नॉट बिलोंग्स टू H, इसलिए नॉट सब ग्रुप। जो हमारा H था वो सब ग्रुप नहीं था। अब देखो क्यों नहीं हो पाया, इनफाइनाइट के केस में ट्रू नहीं हुआ, इनफाइनाइट था हमारा H, इसका मतलब हम नहीं कह सकते इनफाइनाइट के लिए
अगर फाइनाइट होता तब हम कह पाते कि हमारा वो क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। डन, सही हो गया हमारा। नेक्स्ट थ्योरम, मतलब हमने एक और चीज़ देखी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फाइनाइट सबसेट में तब हम कह देंगे कि वो हमारा सब ग्रुप होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।